नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दर्शकों। आज हम हिंदी साहित्य के वैसे काल के बारे में बात करना चाहते हैं जो काल साहित्य को, रचनात्मकता को एक बने बनाए ढांचे पे खड़ा करने की कोशिश की गई। और यह जो बनावटीपन है, यह बहुत कुछ दोहराने की बातें भी हैं, लेकिन जो उत्पाद या विज्ञान के समकक्ष बातें हैं और जीवन के बहुत से ऐसे अनुभव हैं जिनको यहाँ पे अभिव्यक्ति मिली। और यह युग साहित्य के उस प्रवृत्ति का भी सूचक है जहाँ अपने आप को सीमित अनुभव और वैज्ञानिकता का एक ऐसे रूढ़ि में अपने आप को जकड़ने की बात है, जहाँ विकास की जो संभावनाएं हैं, जो रचनात्मकता है, वो पीछे हटती है। बार बार हम पीछे मुड़कर चीज़ों को देखते हैं और वही लगता है कि वह जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भविष्य की और कुछ जो अकहा अबुझा रहता है उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। एक डर पैदा हो जाता है कि पता नहीं वह सही है कि नहीं है। इसलिए जो सही है, जो चीज़ें हम लोग पहले जान चुके हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों को सामने लाकर रखना यह जीवन का विकास नहीं, बल्कि एक तरह से कहा जाए कि एक डर है। अपने अनुभवों को हम बार बार पीछे की ओर जब लौटाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि इतिहास की समझ व्यापक हो रही है। कहीं ना कहीं भविष्य से एक डर या अभुजापन भी है। अपने वर्तमान को लेकर के भी हम चिंतित होते हैं कि पता नहीं क्या सही है क्या। तो मध्यकाल का जो समय है, एक तो भक्ति काल का समय है, लेकिन इसके बाद जो समय आता है वह रीतिकाल का साहित्य। और रीतिकाल का साहित्य 1700 से 1850 ईस्वी के बीच जो समय है वो कम ही रहा, लेकिन साहित्य को समझने जानने के लिए इस काल से भी बहुत कुछ हम लोग जान सकते हैं और इसके व्यापक संदर्भों और प्रवृत्तियों को समझ सकते हैं, जहाँ पे हर एक चीज़ संक्षिप्त ढंग से होती है। अब देखिए, जब हम विज्ञान और रूढ़ि की बात करते हैं तो कैसे संभव है कि एक तरफ तो आप विज्ञान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप रूढ़ि की। विज्ञान तो नई चेतना और नई दृष्टिकोण का समर्थन है ना, लेकिन वैज्ञानिक होने का मतलब ये भी होता है कि हम उन प्रयोगों को दोहराएं जिससे कुछ नियम निकल कर सामने आए। तो अगर हम रीतिकाल के बारे में बात करें तो यह कुछ उसी प्रकार के रूढ़ नियमों के आधार पर साहित्य रचने की जो विधि है, इसी संदर्भ में मैंने उनका उल्लेख किया था।
और यह जो मौलिक परंपरा हिंदी साहित्य की नहीं है, एक बात हमें ध्यान रखने की है कि जो रीतिकाल में जो नयापन की बात है वह यहाँ पे सीधे सीधे संस्कृत काव्य ग्रंथों और काव्य रूढ़ियों से आयातित है। हिंदी की अपनी मौलिक काव्य शास्त्र रचने की दिशा में या बदलाव को समझने की दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं है। और संस्कृत के जो साहित्य रहे हैं उनसे वो प्रेरित पल्लित रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि रीतिकाल का जो संरक्षण है न सिर्फ भाषा के आधार पर, अब जैसे कि भक्ति काल में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जन भाषा और जो शास्त्रीय भाषा हर एक का जो सम्मिलन है, फैलाव है, अवधी भी है, ब्रज भी है, राजस्थानी भी है, सदुकड़ी मिली जुली भाषा भी है। लेकिन रीतिकाल तक आते आते भाषा सिर्फ ब्रज ही रह जाती है, ब्रज भाषा में ही रचनाएँ संभव हो पाती है। एक तरह से यह भाषा का मानकीकरण भी है और इसी प्रकार काव्य विषय के क्षेत्र भी सीमित और संक्षिप्त हो जाते हैं। और ये भी जो है एक सीमित और संक्षिप्त होना काव्य के लिए जो एक मानकीकरण तय करने के जैसा ही है कि आपको अपने अनुभवों को, अपने विचारों को, काव्य वस्तुओं को बहुत ज़्यादा फैलावा नहीं दे सकते हैं। काव्य वस्तु यहाँ पे सीमित है और जो साहित्यिक रूढ़ियाँ जो है जो काव्य शास्त्र पे आधारित है, रचना की जो क्रिया है, जो शैली है, वो भी सीमित हुई है, कोई नया विकास संभव नहीं हो पाया है। तो इस दृष्टि से रीतिकाल अगर कहा जाए तो उस युग के बारे में हम लोग बात करेंगे जहाँ पे कविताएं की जो रचना प्रक्रिया है, वह रचना प्रक्रिया भी नहीं, एक तरह से आजकल की भाषा में अगर कहें तो उत्पाद या प्रोडक्ट जैसी बातें हैं। अब रचना और उत्पाद दोनों में अंतर तो होता ही है। रचना में मौलिकता का तत्व होना जरूरी है, लेकिन प्रोडक्ट में आप एक फैक्ट्री के जो उत्पाद हैं उससे आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब साबुन की टिक्की जो बन रही है वो हर एक क्वालिटी और आकार प्रकार सब में एक समान, एक मशीनी आप उत्पाद जो है सो एक मशीनी चीज़ है। तो कविता को एक उत्पाद के स्तर तक ले जाकर विचार करना इस युग की खासियत है और इस दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण भी है, अलग भी है और इसे जानना भी जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही एक विस्तृत खुला आकाश आधुनिक काल का हमें मिल पाता है। तो आधुनिक काल की पृष्ठभूमि बनाने में भी इनका जो महत्वपूर्ण अवदान रहा है उसकी उपेक्षा हम लोग नहीं कर सकते हैं। रीतिकाल के अभी भी कुछ दृष्टियों से विचार करने की ज़रूरत है और हम लोग मान कर चलते हैं कि जो हिंदी साहित्य और समझ और शोध का जो तरीका है उससे अलग हटते हुए भी यहाँ पे कुछ मौलिक बातें, मौलिक चिंतन सामने आ सकती हैं। खैर, हम लोग अब बात करते हैं रीतिकाल के बारे में। और रीतिकाल जो है इस मामले में जो है महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे अलग अलग विचारक लोग अलग अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। रीतिकाल में निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना करना प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति हो गई थी। रीति, कवित, रीति एवं सुकवि रीति जैसे शब्दों का प्रयोग इस काल में बहुत होने लगा था।
काव्य रीति के ग्रंथों में काव्यांग निरूपण का प्रयास किया जाता रहा है और हिंदी में जो काव्यांग निरूपण इस काल में हुआ, इसके बहाने बहुत सी रचनाएं की गई। यह प्रवृत्ति इस काल में प्रधान प्रवृत्ति थी कि काव्यांग निरूपण करना है, और काव्यांग निरूपण करने का जो दायित्व है वह भी कवियों के पास ही सीमित हो गया। तो सीमित होना, या तो संस्कृत से भी, संस्कृत में आचार्य और कवि दोनों अलग अलग होते थे और दोनों की भूमिकाएं अलग अलग होती थी, लेकिन यह भूमिकाएं भी यहाँ सीमित होकर कवि का ही दायित्व बन गया आचार्यत्व की जिम्मेवारी निभाने के भी, और आचार्यत्व जो है वो कवि की भूमिका भी निभाने लगे। इस प्रकार हर एक दृष्टि से यह काल संरक्षण का काल रहा है, रूढ़ि का काल रहा है। और इसके बावजूद इस काल में कविता प्रधानतः श्रृंगार रस की है। कविता जो की गई है वो अधिकतर प्रधानता, यानी कि जो यहाँ पे काव्यांग का निरूपण भी जो किया गया है वो भी सीमित हो गया है। इसलिए इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, रीति काल को। श्रृंगार और रीति यानी इस काल की कविता की वस्तु और उसके रूप। श्रृंगार यानी कि कविता की वस्तु, प्रेम, श्रृंगार, जो स्त्री पुरुष का संबंध है वो कविता की वस्तु के लिए सीमित है। और रीति यानी कि कविता का जो रूप है वो दोनों एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ गए, ये भी इसको यहाँ भी इसको समझने की ज़रूरत है। भक्ति काल और रीति काल दोनों हिंदी साहित्य के मध्यकाल के अंतर्गत आते हैं। भक्ति काल के उदय के समय सामंती व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था है उसकी भूमिका पर भी हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। इसी प्रकार रीति काल के संबंध में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे हमें एक दृष्टिकोण मिलता है। तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि इस समय औद्योगिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से दो श्रेणियाँ हो गई थी। औद्योगिक या आर्थिक दृष्टि से समाज में दो श्रेणियाँ हो गई थी। एक तो था उत्पादक वर्ग जो कि उत्पादन से संबंधित था, और दूसरा जो था वो उपभोक्ता वर्ग था जो कि उनके उत्पाद का उपभोग करता था। तो उत्पादक वर्ग में जो है प्रधानतः किसान है, और किसान से संबंधित जो जातियां हैं, बढ़ई, लोहार आदि, तो इससे संबंधित हैं, और इसके अंतर्गत हम लोग उपभोक्ता वर्ग पे विचार करते हैं। और दूसरा जो वर्ग था भोक्ता वर्ग, उसमें राजा थे, नवाब थे, रईस थे, जो अधिकतर भोगी या विलासी वर्ग थे, और दोनों का जो परस्पर संबंध था वो रीति काल तक पहुँचते सीधा नहीं रहा था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुके थे, क्रमशः छीन होता गया था। मुगल काल के अंतिम दिनों की समय में जो था इनका संबंध बिल्कुल समाप्त हो चला। और इन दोनों वर्गों के मध्य एक वर्ग जो था वो कवियों, चित्रकारों आदि जो कलाकारों का था वह था, यानी कि उत्पादक वर्ग और भोक्ता वर्ग के बीच कवियों और कलाकारों का जो एक वर्ग तैयार हो रहा था, जिनका जन्म तो हुआ था उत्पादक वर्ग में, लेकिन वो भोक्ता वर्ग की रुचियों को शांत करके उनसे उनके आश्रित थे, उनके द्वारा जो है उनको जीवन यापन के लिए साधन सुविधा उपलब्ध हो पाती थी। तो ये जो संगीतज्ञ और चित्रकार और कवियों का जो कलावंतों का जो वर्ग था
उसकी अपनी ज़रूरतें थी। ये जो दोनों वर्गों के समाज में जो अलगाव था, तो एक उत्पादक वर्ग में जन्म लेकर और उनकी जो रुचि जो थी, जो प्रवृत्ति थी, वहाँ से एक भोक्ता वर्ग को समझना थोड़ा मुश्किल काम था। और इसके लिए जो साहित्यिक रुचि और रचनाएँ थी, वो होता था भोक्ता वर्ग के लिए। उनका जो पारिश्रमिक मिलता था भोक्ता वर्ग के लिए, इसलिए उनकी रुचियों के आधार पे काव्य रचनाएँ और साहित्यिक रचनाएँ संभव है। लेकिन जो कवि कलाकार थे, उनके पास इसका कोई अनुभव, प्रामाणिक अनुभव तो होता नहीं था कि किस तरह से वे खुश हो पाएंगे या कैसी रचनाएं उन्हें पसंद आएगी। और इसके लिए उन्होंने रीतियों का सहारा लिया। अब सीधे तौर पे अगर जिस वर्ग से मेरा संबंध नहीं है, उस वर्ग के बारे में जानने के लिए किताबें, पुस्तकों और परंपराओं के अतिरिक्त और तो कुछ है नहीं। वर्तमान जो था वह संबंधों में एक अलगाव से संबंधित था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जानने की कोशिश की गई भोक्ता वर्ग के बारे में कवियों के द्वारा, वो संस्कृत साहित्य में जो उपलब्ध ग्रंथ थे उनके द्वारा। और ये जो ग्रंथ जो थे वो 3 श्रेणियों के ग्रंथ थे जो पुस्तकों के द्वारा जो सुलभ हुए थे। उसमें है, पहला जो है प्रेम क्रीड़ाओं को बताने वाला काम शास्त्र, और दूसरा है उक्ति वैचित्र्य से संबंधित अलंकार शास्त्र, और तीसरा जो है नायक नायिका के भेदों स्वभावों को बताने वाला रस शास्त्र। याद रखने की बात है कि जो 3 जो ग्रंथ जो है जिनका उपयोग रीति काल में किया गया है, जिसका उल्लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया, वह पहला जो है प्रेम क्रीड़ाओं से को बताने वाला काम शास्त्र, और दूसरा है उक्ति वैचित्र्य से संबंधित अलंकार शास्त्र, और तीसरा है नायक नायिकाओं के भेदों एवं स्वभावों के बारे में बताने वाला रस शास्त्र। तो हिंदी का जो रीति ग्रंथ है, इन तीनों के आधार पे तीनों को मिलाकर काम में लाया गया। इसी आधार पे पूरा रीतिकालीन रचनात्मकता का महल खड़ा किया गया। और संस्कृत में काव्यांग निरूपण शास्त्रज्ञ आचार्य करते थे, लेकिन रीति काल में काव्य विवेचन के दौरान प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं को उद्धृत करके अपनी बात समझाने की जगह यहाँ पे खुद कविता बनाकर उनका उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इसलिए आचार्यत्व और कवि और कवित्व और कवि और आचार्य दोनों की जिम्मेवारी एक ही व्यक्ति यहाँ निभाता है। रीति काल के हिंदी काव्य पर विचार करने वाले आचार्य जो हैं वह मूलतः कवि रहे हैं, इसलिए उन्होंने नायिका नायिकाओं, रसों, अलंकारों, छंदों के विवेचन पर कम, इनके दिए गए लक्षणों के उदाहरण के रूप में रचनाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया। जो स्वाभाविकता इनकी है वो कविता रचने की है, लेकिन मजबूरी है कि किसी को खुश करने के लिए कविता रचना है। कविता का उद्देश्य पहले से ही परिभाषित है, तो वहाँ पे उनका क्षेत्र सीमित हो जाता है। और ये जो उदाहरण के तौर पे कविता रचते हैं, इनमें इन लक्षणों पर कम विचार करते हैं और कविता काव्य रचना के इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। इन्होंने अन्य कवियों की रचनाओं को उदाहरण के रूप में नहीं इस्तेमाल किया है, उदाहरण के लिए खुद कविता लिखते हैं। इसलिए इस काल में आचार्य और कवि दोनों एक दूसरे अलग व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति होने लगे। यह अवश्य है कि इस प्रकार इस प्रणाली पर भी आधारित रीतिकाल में बहुत सी सुंदर रचनाएं भी पर्याप्त मात्रा में सामने आई। ये भी एक संयोग है या फिर एक प्रवृत्ति जो कि समझने की आवश्यकता है। और भक्ति जो है मूलतः प्रेम ही है। भक्ति जो है वह ईश्वर से, उसकी रचनाओं से
प्रेम करने का नाम ही है। भक्तिकालीन प्रेम या श्रृंगार में धार्मिकता का आवेश क्रमशः धीरे धीरे क्षीण होने लगा और भक्ति का श्रृंगार रीति काल में आकर वह लौकिक श्रृंगार बन जाता है। तो लौकिक श्रृंगार का तो साधारणीकरण भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर जो श्रृंगार जो है वो भगवान से जो एक आम तो लगता है कि कुछ एक स्वाभाविक प्रवृत्ति भी जो है ये रीति काल को रचने में बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। साधारणीकरण की प्रवृत्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी जो भी तथ्य सामने रखते हैं वो तो है ही, लेकिन एक जो भक्ति की जो श्रृंगारिक परंपरा है रीति काल में आकर जो लौकिक श्रृंगारिक बनता है और लौकिक का जो पक्ष है उसे लौकिक पक्ष की ओर आना प्रगति है कि वो गति है, इसको समझने की ज़रूरत है। सच्ची बात तो यह है कि यह वास्तविक लौकिक श्रृंगार भी कम ही बना। हाँ देखिए, यहाँ पे एक प्रगति की जो बातें हैं वो बाधित होती है कि ये जो लौकिक जो श्रृंगार भी जो है वह कम ही बना, केवल कुछ लोगों यानी अवकाश भोगी भोक्ता वर्ग के मनोरंजन का साधन मात्र बन गया। अगर जब यह लौकिक जो था लौकिक श्रृंगार भी जन सम्मान के साथ मिलकर बातें बनता तो कुछ, लेकिन एक सीमित वर्ग के लिए जो भोक्ता वर्ग थे जो जिनका उत्पादन से कोई मतलब नहीं था उनके सिर्फ मनोरंजन का साधन बनकर रह गया। यह इसकी बहुत बड़ी कमी थी, इसे जानना जरूरी है। और केंद्र में जो थी एक शक्तिशाली सत्ता थी रीति काल के समय में दिल्ली में जो मुग़ल की सत्ता वहाँ पे औरंगज़ेब के बाद मजबूत थी और सामंत जो थे उनके अधीन थे और सामंतों का जीवन जो था वो भोग विलास में लगा हुआ था और यहाँ पे परस्पर लड़ने झगड़ने का भी अवकाश नहीं था क्योंकि केंद्र में एक मजबूत सत्ता थी, वो विवाद होने नहीं देती। और जिन सामंतों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी वे चैन से थे, विलासी जीवन बिता रहे थे। रीतिकालीन काव्य का अधिकांश इस विलासिता का साधन एवं प्रसाधन है। तो विलासिता का जो कविता का जो लक्ष्य है, जो उपयोग है, वो भी यहाँ पे बहुत सीमित है। इससे हमें पता चलता है कि स्त्री जीवन का जो सिर्फ सौंदर्य, और वो भी सौंदर्य नहीं कहा गया, एक विलासतावादी जो पुरुषवादी मानसिकता का जो पक्ष है, पुरुष रुचि का जो विषय है, वो भी वही यहाँ पे क्रियाशील रहा है। संपूर्ण स्त्री जीवन की अगर बात भी की जाती है, इस बारे में उनके सुखों दुखों को समझा जाता है तो एक रीतिकालीन कविता अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण आधार लिए जाती है, क्योंकि वैसे पक्षों पर ध्यान दिया गया जो कि समाज में अभी तक मुखर नहीं थे, उपेक्षित हाशिए पे थे, लेकिन यहाँ पे स्त्री जीवन के भी उपेक्षा की गई और सिर्फ पुरुष मानसिकता के आधार पे ही उनका जो विलासिता से संबंधित वस्तु जैसा विचार किया गया। और इस काल में जो एक रास्ता और ठहराव का कारण है वह निर्दिष्ट जीवन प्रणाली या कालयापन, जीवन प्रणाली में ठहराव आ जाना, सब कुछ सुख सुविधा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पर इस जीवन संघर्ष से काफ़ी सीमित हो गया, कोई क्रियाशीलता रही नहीं और शब्दों में जो अर्थ भरने का काम है, जो न्यापन देने का काम है, और बिना कर्म के, बिना क्रियाशीलता के संभव ही नहीं हो पाती है। इसे हमें समझना होगा। ना अपने से भिन्न या विपरीत जीवन से यहाँ कोई टकराव है, ना ही उसकी चिंता है। अपने से अलग जो जीवन होता है उसको समझने की कोशिश यहाँ पे नहीं है, उससे टकराव भी नहीं है, उसकी चिंता भी नहीं है, अपने आप में मग्न एक जीवन है। यह निर्दिष्ट जीवन प्रणाली इनकी रुचि
की कविता जो रची गई वही रीति बन गई, एक बने बनाए ढांचे में स्थित कविता। यह काव्य रीति और यह ठहरा हुआ श्रृंगार इस निष्क्रिय सामंती रुचि में ढल गया और रीति काल इसका प्रतिदिन बना। हाँ, लेकिन कुछ जो अलग सामंत थे, शिवाजी छत्रसाल जैसे, जो कि मुग़लों के वर्चस्व को स्वीकार नहीं किए थे, संघर्षरत थे, उन सामंतों की रुचि की कविता जो है इससे भिन्न है। जो सामंत भोग विलास में थे, जो जीवन प्रणाली जिसके पास जैसे है उस तरीके से हम उनको समझ सकते हैं। इसे अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि इस काल में वास्तविक प्रेम, श्रृंगार, भक्ति या अन्य प्रकार की कविताएं नहीं हुई। अन्य प्रकार की कविताएं भी हुई है, लेकिन किसी युग का मूल्यांकन हम सामान्य प्रवृत्ति के आधार पर करते हैं। उनका कुछ थोड़े से पक्ष हैं जो कि रीतिकाल की जो प्रधान प्रवृत्ति है उससे अलग भी रचे गए हैं। रीति का आलम्बन लेकर के भी कविता ने सामान्य गृहस्थ जीवन के सीमित ही सही बहुत ही मार्मिक चित्र भी खींचे हैं। प्राकृतिक और अपभ्रंश साहित्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध शुद्ध एकतापरक श्रृंगार नीति की मुक्तक रचनाओं की धारा रीति काल में प्रभावी ढंग से फिर प्रवाहित होती दिख पड़ती है। और अपभ्रंश और प्राकृतिक में जो रीति की जो धारा थी, जो शुद्ध एकतापरक यानी कि जो लौकिक श्रृंगार नीति और मुक्तक रचनाओं की जो धारा, रीति काल में कोई प्रबंध ग्रंथ हमें नहीं मिलते हैं। मुक्तकों की धारा जैसी वो यहाँ पे दिखाई पड़ती है। भक्ति काल में भक्ति के आवेग के सामने जो छिप गई थी एक सुख वाली जो विलासी जीवन प्रणाली थी, वह यहाँ पे सामने आई। गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अपभ्रंश के मुक्तकों जैसी सरस मनोहर आर्य रचनाएं रीति काल में बहुत मात्रा में लिखी गई, प्रभुत मात्रा में लिखी गई। इन रचनाओं में सामान्य जनजीवन और परिवार में व्याप्त प्रेम, उल्लास, मिलन, विरह की हृदय हारनी अभिव्यक्ति हुई है। शुद्ध एकता परक सरस मुक्तकों की रचना की दृष्टि से रीति काल विजय है। अब रीति काल का जो सकारात्मक पक्ष है वो लौकिक जीवन जो इस धरती पे वर्तमान है उसके बारे में भी कुछ रचनाएं हुई है और इन्हें भी प्रधान प्रवृत्ति के साथ साथ हमें समझना होगा। तो इनकी धारा जो है अपभ्रंश और जो हिंदी साहित्य का आदि काल है वहाँ से चली आ रही है। भक्ति की कविताओं की परंपरा समाप्त नहीं हुई। यहाँ पे भी जो भक्ति काल की कविताओं की परंपरा है उसकी क्षीण धारा भी रीति काल में हमें मिलती है। लेकिन कबीर, सूर जैसी, तुलसी, मीरा जैसे लोक संग्रही मानवीय करुणा वाले उत्कृष्ट भक्त कवि रीति काल में संभव ही नहीं थे और कोई सामने भी नहीं है। भक्त कवि यहाँ पे नहीं मिलते हैं। भक्ति इस काल की छिन्नमान काव्य धारा है, वह भी अपने को काव्य रीति में ही ढाल कर अभिव्यक्त होता है। जो कविता का जो नियम है, जो रचना प्रवृत्ति है, इसी के अंतर्गत व्यक्त हुआ है। यही कारण है कि इस काल के प्रारंभ में ही ऐसी अनेक कवि दिखाई पड़ते हैं जिनका विषय तो भक्ति है किंतु लगते रीति काल के कवि हैं। ये तो कृष्ण काव्य के अंतर्गत जो रीतिकालीन ग्रंथ लिखे गए और राम काव्य के अंतर्गत भी तो भक्ति काल में भी रीति की प्रवृत्ति रही है, लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी मजबूत हो गई। और जैसे कि केशव दास
केशवदास के कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। वो राम काव्य में समाहित है, लेकिन वो रीति काल के प्रवर्तक के रूप में भी माने जाते हैं। हालांकि रीति काल का जो शुरुआत होता है वह केशवदास के समय के बाद ही एक लगातार इस प्रकार की रचनाएँ सामने आती है। और केशव, गंग, सेनापति, पद्माकर आदि जो हैं वो ऐसे कवि हैं जिनके जो है भक्ति भी ठहरी हुई और एक रस है। इस काल में रीति से हटकर स्वच्छंद प्रेम काव्यधारा भी रचा गया। इनकी कविताएं भी हुई जो कि अपने अनुभव पर आधारित थी। ऐसे कवि भी हैं जिनमें काव्य कौशल होते हुए भी प्रेम विरह की तीव्र व्यंजना हुई है, जिनके पास अपना अनुभव का विशद संसार है। प्रेम की जो बनावटीपन है, जो कृत्रिमता है वहाँ पे नहीं है। उनका अपना प्रेम भी है, उनका अपना अनुभव भी है। ऐसे कवियों की रचनाओं पर सूफी कवियों की प्रेम पीर का प्रभाव भी स्पष्ट है। और घनानंद इस श्रेणी के प्रमुख कवि हो जाते हैं जिनके पास प्रेम की अपनी क्रिया है। स्वच्छंद प्रेम मार्ग पर चलकर रचना करने वाले अन्य कवियों में कौन कौन से हैं? आलम, बोधा और ठाकुर, ये महत्वपूर्ण कवि हैं। इसके अलावा भी अन्य कवि हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए रीति काल की काव्य को दो धाराओं में हम लोग बांट सकते हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। इस काल के दरबारी कवियों में कभी कभी दरबारीपन कविता से भी असंतोष की प्रखर भावना अभिव्यक्त हुई है। ऐसा होना स्वाभाविक भी था। आश्रयदाता की वास्तविकता से परिचित होने के बावजूद कवि किस प्रकार बेमन से उनकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य था अपनी जीविका चलाने के लिए, इसकी भी रचनाएं हुई है कवियों के यहाँ, उसका भी उल्लेख है। और धन के लिए उन्हें जो प्रशंसा करनी पड़ती थी, और कुछ कवियों ने सामंत से असंतुष्ट होकर उनके कंजूसीपन को देखते हुए काफ़ी जोरदार शब्दों में अपने आश्रयदाताओं का जो उन्होंने खबर भी ली है। ये आश्रित किंतु स्वाभिमान से जो जुड़े हुए कवि थे, जिनके पास अपना स्वाभिमान था, उनका स्वाभिमान कहीं ना कहीं बार बार आहत भी हो रहा था रीति काल में। लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते वो अपने जो अंदर की रचनात्मकता थी उसको खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे थे। और एक कवि जो है, एक अज्ञात प्राय कवि शिव, जिनकी पंक्तियाँ काफ़ी उल्लेखनीय हैं। लक्ष्मी तिहारी एक कृपा के कटाक्ष बिनु, केते क्रूर धूर्तन के बदन धवाइने पड़ी। इस काल के काव्य भाषा प्रमुखतः ब्रज भाषा है और रीति काल मुक्तकों का युग है। कवित्व इस काव्य में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई गई है। और इस काल की काव्य भाषा पर वातावरण के अनुसार फारसी का भी प्रभाव है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में, रीति काल में ही फारसी का प्रभाव, हालांकि भक्त काल के कुछ कवियों के पास भी अंतिम समय में है, लेकिन रीति काल में जो है फारसी का प्रभाव स्पष्ट होता है। भाषा का जो, हिंदी भाषा का जो विकास है वो भी यहाँ पे इसको एक नए संदर्भों में समझने की जरूरत है। काव्यांग निरूपण और विशिष्ट रुचि के लिए लिखे जाने के कारण इस काल की कविताओं में अलंकारों का बहुत ही बाहुल्य है। और प्रमुख रीतिवादी कवि जो हैं उन्हें आपको लिख लीजिए, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। वह केशवदास, जिनका समय तो भक्त काल का ही है, 1555 से 1617। सेनापति, बिहारी, देव, भूषण, मतीराम, पद्माकर, गंग, ये प्रमुख रीतिवादी कवि हैं।
और रीति मुक्त कवियों में आते हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, गुरु गोविंद सिंह आदि। इन कवियों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। तो इस प्रकार हम आधुनिक काल से पूर्व के युग के बारे में कुछ गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे। यह जानकारी आधुनिक युग संदर्भों को समझने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रचनात्मकता का बहुत बड़ा जो विशाल समुद्र था, उसको रोक करके आप कितने दिनों तक रखेंगे। यह आधुनिक काल में आकर लगता है कि एक बहाव, तेज बहाव के साथ हिंदी साहित्य को मिला। इसीलिए हिंदी साहित्य के शुरुआती दौर में ही बहुत सी प्रौढ़तम रचनाएं हमें मिली। गद्य साहित्य में भी, पद्य साहित्य में भी, जिनकी चर्चा हम लोग आधुनिक काल के संदर्भ में भी करेंगे। फिलहाल रीति काल के लगातार हम लोग 2-3 क्लास और करेंगे। उसके बाद हम लोग आधुनिक काल में व्यापक ढंग से विचार करेंगे और कालों के बंटवारों के बीच जो कवियों की जो प्रवृत्ति है, उसे भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि एक जनसामान्य और प्रवृत्ति के अंतर्गत इनका बंटवारा तो कर दिया गया, लेकिन कवियों को एक अलग से समझे जाने की ज़रूरत है, जो कि युग और एक प्रमुख प्रवृत्ति से अलग उनका जो अपना पक्ष है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।